हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो आपका होम साइंस का सेकंड पेपर है। इसमें हम 4th यूनिट पर आ गए हैं। 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे आज कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के सामान्य कष्ट। गर्भवती स्त्री की देखभाल करना अति आवश्यक होता है, और क्योंकि इस समय में बहुत तरह के कष्ट रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन विशेष तौर पर उनके समय सजग रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ कष्ट तो होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं, जिनको धीरज के साथ सहन करना होता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनका कि आगे जा करके कोई और परेशानी आ सकती है। तो भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भवती स्त्री के शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उनमें समन्वय रखने की आवश्यकता होती है। तो शिशु के शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिला का स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक रूप से उन्नत होना आवश्यक है। यदि महिला जो है वो मानसिक रूप से परेशान रहेगी या शारीरिक रूप से परेशान रहेगी, तो शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि ये जो स्वास्थ्य है वह अच्छा बना रहे। 90% गर्भवती महिलाओं में ये कष्ट होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। किंतु कई बार क्या होता है कि इन परेशानियों की वजह से संवेगात्मक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका निराकरण कैसे होगा। तभी भी उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है स्त्री का, वो खराब हो जाता है। तो इसलिए मानसिक संतुलन रखना चाहिए और फिर कष्टों का निराकरण करना चाहिए, जिससे कि शिशु का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो। तो हम इसमें से कुछ जो मेन हैं उनको लेते हैं। गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाले कष्ट, जैसे कि जी मिचलाना। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग में ही जो सिम्टम है एक तरह से जी मिचलाता है सुबह उठते ही, और उसके बाद छाती में जलन होना, हार्ट बर्न के नाम से जिसको कहते हैं कि छाती में जलन हो रही है। हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको हार्ट बर्न कहते हैं क्योंकि हार्ट की जगह पे हो रहा है। फिर अपच की स्थिति, इंडाइजेशन इसमें देखने में आता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो है वो अपना फ्लो जो है गर्भाशय की तरफ ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और ये जो आहार नाल है उसके ऊपर कम ब्लड जा पाता है, प्रेशर उधर ज़्यादा नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर दबाव भी पड़ता है, इस वजह से अपच की स्थिति बनी रहती है, कम स्थान होने से, कम सर्कुलेशन होने से। इन्हीं सब कारणों से कब्ज की स्थिति भी रहती है, और क्योंकि जी मिचलाता है, छाती में जलन होती है, तो खाने पीने की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी कब्ज की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर बवासीर है, और शिराओं का फूल जाना जो 10वें नंबर पे, वो मिलता जुलती चीज़ है, क्योंकि उसमें भी बवासीर में भी शिराएं फूल जाती है प्रेशर की वजह से, और कब्ज की स्थिति जब हो रखी है तो उसके बाद का अगला स्टेज जो है बवासीर आ जाता है, और ये बहुत ही परेशानी वाली स्थिति होती है। ऐंठन या पेशियों में संकुचन यानी क्रैम्प्स आते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि सोडियम पोटेशियम के इम्बैलेंस की वजह से होता है, नमक की कमी से, या फिर पानी की कमी से भी ऐसा होता है। फिर अनिद्रा या नींद की कमी, क्योंकि ये सब कारण रहेंगे तो ये दिन रात रहते हैं, तो नींद की कमी भी इसमें रहती है, नींद ठीक से नहीं आ पाती है। बारंबार मूत्र त्यागना, क्योंकि हमारा जो मूत्राशय है और गर्भाशय बिल्कुल पास पास ही है, जब गर्भाशय का दबाव पड़ता है मूत्राशय पे तो बार बार मूत्र त्यागने की आवश्यकता पड़ती है। और शारीरिक सूजन, ये भी कई महिलाओं को रहती है, तो इनके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और पाचन प्रणाली संबंधी समस्याएं पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आता है इसमें जी मिचलाना। जी मिचलाना यानी जी घबराता है, खाने की इच्छा नहीं होती, उल्टी जैसा लगता है। ये अधिकतर गर्भावस्था के प्रारंभ में प्रकट होता है और तीसरे माह तक समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा समय तक चलता है, और ऐसा होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। तो क्योंकि इसको मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी हम जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये सुबह के समय होता है। सुबह उठते ही जी मिचलाता है, उसका कारण है कि पेट खाली होता है, लेकिन पेट में एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और जगह कम होती है, क्योंकि दबाव पड़ रहा है यूट्रस का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेट के एसिड्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और फिर जी घबराता है उससे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उठते ही विटामिन सी वाला कोई फल खा सकते हैं,
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज़, अभी जो नई रिसर्च चल रही है उसके हिसाब से कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ जैसे ग्लूकोज, बिस्किट इत्यादि साथ में खा लेना चाहिए, खाली लिक्विड नहीं लेना चाहिए। और इसके कई सारे कारण और भी होते हैं, जैसे कि हार्मोन परिवर्तन है, संवेगात्मक तनाव है, ये भी होते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर महिलाओं के अंदर ये समस्या है, तो इसको सुलझाने के लिए ये आसान तरीका है। और भी इसके जैसे दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन लेना चाहिए, एक साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा उबकी आएगी। सुबह के समय पेट थोड़ा हल्का ही रहे। और तरल पदार्थ का सेवन ज़रूरी है, लेकिन भोजन के बीच के समय में लेना चाहिए। सुबह सुबह बिस्कुट, टोस्ट आदि लेने से कष्ट आराम से दूर हो जाता है। मसालेदार और तेल वाले जो खाने हैं, अचार वगैरह, ये थोड़ा कम कर देना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि पेट में, जैसा कि मैंने पहले बताया, पेट में जगह कम होती है और उसके ऊपर दबाव पड़ रहा होता है यूट्रस का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मसालेदार होगा तो वो जल्दी उछल करके और पाचन नलिका के अंदर जाएगा और उसकी वजह से अनकम्फर्ट हो जाता है। फिर है छाती में जलन होना, यानी कि हार्ट बर्न जिसको कहते हैं। एक्चुअली छाती में नहीं है, इसका हृदय से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन छाती में जो पसलियों के ठीक नीचे जो हमारी ग्रास नली है, उस ग्रास नली में पेट में गैस और अम्ल का स्राव होता है और वो उछाल के साथ में ऊपर आता है, तो जिसकी वजह से जलन और एसिडिटी महसूस होती है। और क्योंकि हार्ट के जस्ट पास में, इसलिए ऐसा लगता है जैसे हार्ट बर्न हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये ज़्यादातर अगर टेंशन करते हैं या पाचन प्रणाली में कोई विकार हो जाता है तो भी ये ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके लिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, मटर, चना, मूली, ये सारी चीज़ें जो गैस करती है। और भी पर्टिकुलर है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गैस का ऐसा है कि किसी किसी को आलू से गैस बनती है, किसी को नहीं बनती है। तो ऐसी चीज़ें का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनको किस चीज़ से ज़्यादा बन रही है। लेकिन जनरली पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, मटर, चना, मूली आदि, इनसे भुजिया, नमकीन जो खाते हैं, इन सब से गैस ज़्यादा बनती है। और इसके अलावा कई तरह के एंटासिड उपलब्ध हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में एंटासिड कौन से लिए जाएं, ये डॉक्टरी सलाह पर लिए जाने चाहिए। तो कम से कम दवाइयाँ लेनी चाहिए। सोडा बाइकार्बोनेट जो अपन इनो वगैरह जो लेते हैं, तो इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सोडियम होता है। अपने बीपी का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें, कि सोडियम की मात्रा सोडा बाइकार्बोनेट में ज़्यादा होती है, तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो रेस्ट करना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए, और ज़बरदस्ती का काम ओढ़ के नहीं करना चाहिए। अनावश्यक परिश्रम से दूर रहना चाहिए और शांत मन रहना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। फिर है अपच की स्थिति। इसका भी ज़्यादातर कारण मनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि गर्भावस्था के पहले भी हुआ करती होगी, लेकिन इस समय में वो बढ़ जाती है। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि गर्भाशय दबाता है, तो आमाशय दब जाने की वजह से और उसके डायफ्राम पर भी दबाव पड़ता है, तो इस कारण से ऐसा लगता है पैल्पिटेशन हो रही है। वहाँ की जो नसें हैं वो उनके अंदर पैल्पिटेशन, यानी कि धड़कन जैसा महसूस होता है, लेकिन कोई वैसी गंभीर वाली बात नहीं है इसमें। अपच जरूर रहता है कि खाना पचता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, गैस बनाने वाले सभी भोज्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। तरल पेय पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए, कम कम अंतराल पे लेने चाहिए। हल्का भोजन करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा तेल वाला, वसा माने घी तो लिया जा सकता है, लेकिन तेल का सेवन कम करना चाहिए। शक्कर और मांस जैसे भोज्य पदार्थों का सेवन भी कम करना चाहिए। हल्का व्यायाम करना चाहिए, यानी कि वॉक करनी चाहिए, तो इसके उपचार के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब कब्ज की समस्या। गर्भावस्था में कब्ज होने के सबसे जो आम कारण है वो है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो पाचन तंत्र से भोजन के गुजरने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, तो जिसकी वजह से वो पचता नहीं है ठीक से, और उसके बाद उसमें से पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि धीरे धीरे पास होगा तो पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा, और जिसकी वजह से जो मल है वो कड़ा हो जाएगा। फिर गर्भावस्था की शुरुआत में मिचली के कारण भी आहार में बदलाव आते हैं, यानी ठीक से खाती पीती नहीं है महिला, तो इसके वजह से इतना बोलस ही नहीं बनता है कि ठीक से कब्ज की, मतलब ठीक से जो वो मल निकल सके, तो बनता ही नहीं है मल, इसलिए भी कब्ज की समस्या हो जाती है। और अगर कुछ दिनों तक ढंग से मल त्याग नहीं हो तो ये कब्ज की समस्या और भी बढ़ जाती है।
गर्भावस्था के अंतिम चरण में, ये शुरुआत में तो मिचली के कारण हुआ, और अंतिम चरण में क्या होता है कि मलाशय जहाँ पर कि मल एकत्रित होता है उसके ऊपर गर्भ का दबाव हो जाता है, और जिसकी वजह से भी मल त्याग में परेशानी आती है और कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो आयरन टैबलेट्स वगैरह दी जाती है तो वो भी कभी कभी कब्ज करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कब्ज हो रही है तो बंद कर दिया जाए, उसको डॉक्टर की सहायता से सप्लीमेंट का प्रकार बदल दिया जाता है, क्योंकि आयरन इस समय में बहुत ज़रूरी है। बंद नहीं करना चाहिए बिना किसी से पूछे कि भाई कब्ज हो रही है तो बंद कर दें, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बस प्रकार बदलते हैं, कोई आयरन का दूसरा एलिमेंट ले लिया जाता है। लगभग सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या होती है और पहली तिमाही में शुरू हो जाती है। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इससे पायल्स या बवासीर की बीमारी हो जाती है। ये पायल्स जो होता है ये मस्से की तरह होता है, और जिसमें कि वही वेरिकोज वेन्स जैसा है, जिसमें नस फूल जाती है और फिर दबाव पड़ने की वजह से उसमें से वहाँ से फट के खून निकलने लगता है। तो अगर नहीं संभाला जाए तो खूनी बवासीर हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होने से अनीमिया भी हो सकता है। तो इसलिए इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उपचार क्या है अब? उपचार सिंपल है कि आहार में तंतु तत्व अधिक होने चाहिए, यानी कि रफेज होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। फाइबर के लिए हम सलाद, साबुत अनाज, फल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब लेने से पाचन प्रणाली जो है सुचारू रहती है। और जैसे कि मैंने कहा, आपको तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, पानी की ज़रूरत भी बॉडी में ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा नियमित हल्का व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि चलना, घूमना, हल्का फुल्का घर का काम करना, तो उससे मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनती है और पाचन प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। और थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा लगे तो वो समय निकालना चाहिए, जल्दीबाजी में मल त्याग करके और निकल नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ गए, ये सारे पाचन प्रणाली के विकार थे जो आपने ये लास्ट में पढ़े। इनको याद रख लीजिए सारी कौन कौन सी प्रकार हैं, और इसके बाद में हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी के विकार, यानी कि जैसे रक्त संस्थान संबंधी है या फिर उत्सर्जन संस्थान संबंधी है। इन विकारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें और इनके नोट्स बना लें। इनके ऊपर आपकी क्विज़ जल्दी ही तैयार होगी और आपको मिलेगी। Okay, thank you.